अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ में मोहम्मद मालिक। ये है टीम वर्क। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा, आपने सुना, और उन्होंने कहा कि कितना कलीदी रोल अदा किया है आर्मी चीफ ने सऊदी अरेबिया और यूएई से फाइनेंशियल असिस्टेंस लेने में। आयरॉनिकली लगता है थोड़ी सी बात, पुराने जो थे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, वो भी बड़ा एक ज़माने में कलीदी रोल अदा करते थे। साथ ही फिर वज़ीर आज़म ने कह दिया कि तमाम इदारों को अपनी हदूद व क़यूद में काम करना चाहिए। खासा भी कोई ऐसी बात करते थे कुछ अरसे के बाद। वेरी इंटरेस्टिंग। एनीवे, लेट्स होप कि ये वन पेज ज़रा डिफरेंट रहे। एनीवे, बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें जी आज। पहले तो ये IMF की जब डील हुई ओवर द वीकेंड, तो ईद छुट्टियों में, उसका पहला हमने बड़ा ज़बरदस्त इम्पैक्ट आज देखा है कि पिछले 14 साल में हाईएस्ट एवर ये गेन आया है स्टॉक मार्केट के अंदर, जिसमें 2446.244.6.32 टू बी प्रिसाइज एक जंप किया है, और ये एक दिन का हाईएस्ट एवर रिकॉर्ड है, विच इज़ अमेजिंग। अब देखते हैं कल जब बैंक्स खुलेंगे तो डॉलर किस रेट पे खुलता है, क्या चीज़ें होती हैं। लेकिन जैसे वज़ीर आज़म ने कहा कि एक टेम्प्रेरी रिलीफ है, इसमें ज़्यादा एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है, कि लम्हा फ़ख्रिया नहीं है, लम्हा फ़िक्रिया है। और मेरे ख़्याल में तो एक डबल मुबारकबाद वज़ीर आज़म को देनी चाहिए, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर की तमाम तर कोशिशों के बावजूद हो ही गया मुआहदा। लगता था कि वो अगर डारसा पे छोड़ी बात तो सितंबर से लेके आज तक ये होना नहीं है। और अब भी आपको नज़र आया कि 2-3 दफ़ा वज़ीर आज़म को ख़ुद ही कोई मिन्नत समाजत करनी पड़ी MD की, IMF की, तब कहीं कोई 3-4 दफ़ा तब कहीं जाके बात बनी। और फिर उन्होंने ख़ुद बताया कि बाकी तो छोड़ें, अभी जब लास्ट उनकी पेरिस वाला में मीटिंग हुई तो वहाँ पे श्रीलंका के प्रेसिडेंट उनका हाथ पकड़ के ले गए और उन्होंने MD से बात की, तब कहीं जाके चीज़ें हुई। खैर, इस पे इकॉनमी पे तो अलहदा बात करेंगे, लेकिन जहाँ ये अच्छी खबर है कि कुछ कॉन्फिडेंस आया है इन्वेस्टर्स का, वहाँ ये भी हकीकत है कि आज विद दिस लेटेस्ट जो लोन बोरिंग हुई है, पाकिस्तान दुनिया का चौथा सबसे बड़ा कर्ज ख्वाह बन गया है IMF का। सो उसमें बड़ी बातें हैं, लेकिन हमारा असल जो होता है जो कौमी मिजाज है वो है पॉलिटिकल। हो क्या रहा है पॉलिटिक्स में? बड़ी क्वेश्चंस और बड़ी काइट फ्लाइंग चल रही है कि जो ज़रदारी साहब की, नवाज शरीफ साहब की जो दुबई में मीटिंग्स हुई हैं, वहाँ पे क्या हो रहा है। इधर JUI की बातें सुने तो लगता है कि दे फील लेटर उनको थोड़ा सा साइडलाइन किया हुआ है। उनके डिप्टी सेक्रेटरी जनरल ने तो 1-2 बयान में बड़ी सख्त बातें भी की हैं कि जी ये फ़ैसले वहाँ नहीं होने, फ़ैसले पाकिस्तान में होने, यहाँ तय होगा कौन इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी। और वैसे भी पीपल्स पार्टी तो PDM का हिस्सा है ही नहीं, तो इसलिए PMLN को हमारे साथ बात करनी पड़ेगी। सो काफ़ी लोग कुछ हो रहे हैं, लेकिन 3-4 बड़े सवाल हैं जिसका मैं जवाब लेने की कोशिश कर रहा हूँ। एक तो ये कि कुछ खबरें हैं हमारे पास, उसकी कुछ कन्फर्मेशन लेंगे। कायरा साहब हमारे साथ होंगे, कमरज़मान कायरा साहब हमारे साथ हैं, एडवाइज़र टू PM ऑन कश्मीर अफेयर्स, सीनियर लीडर हैं PPP के। और मोहम्मद ज़ुबैर साहब हैं, एक्स गवर्नर सिंध, स्पोक्स पर्सन टू नवाज शरीफ, मरियम नवाज साहिबा। मेरी 1-2 इतलात हैं, उस पर ज़रा बात करेंगे। और दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल, 2 सवाल इस पर उठ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि जी इलेक्शन के लिए तैयार है PMLN भी, पीपल्स पार्टी भी, मगर जो जानने वाले लोग हैं इस्लामाबाद के और उसके गिरदो नवा के, वो कहते हैं कि अगर इमरान खान पाबंद सलासल ना हुए तो फिर ये इलेक्शन नहीं होंगे। इट इज़ अ मस्ट कि फॉर इलेक्शंस टू हैपन इमरान खान हैज़ टू बी बिहाइंड बार्स। और वो ये भी कहते हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन काफ़ी नहीं है, बिकॉज डिस्क्वालिफिकेशन में अगर वो आज़ाद हैं तो रोज़ाना अपने वीडियो बयान भी करेंगे, ये करेंगे तो मोबिलाइज़ कर सकते हैं चीज़ों को। वो पाबंद सलासल होंगे तो तब ये इलेक्शन टाइम पे होंगे, चाहे वो अक्टूबर हो या नवंबर में हो। ये भी बात हम सुन रहे हैं कि जी क्या पार्टी बैन होने का फ़ैसला दुबई में हुआ है या नहीं हुआ, और काफ़ी बातें हैं, सब पे बात करेंगे। कारा साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। ज़ुबैर साहब आपका बहुत शुक्रिया। कारा साहब पहले तो बड़ी ख़बर जो आपसे पूछनी है, और ना कह देना यार मुझे नहीं पता, आपको पता होता है लेकिन आप जान के साइड स्टेप कर जाते। सुना है कि ज़ाहिर है पोस्ट इलेक्शन की बातें हो रही हैं, और ये एक सॉर्ट ऑफ सेटल्ड हमें इंप्रेशन मिलता है कि पीपल्स पार्टी और PMLN इस बात पे कन्विंस हो गए हैं कि इमरान खान इज़ आउट ऑफ द पिक्चर। और उनके 9 मई के बाद और जो उनके कॉन्फ्लिक्ट और जितनी आप लोगों की लड़ाई थी वो इदारे की और चेयरमैन PTI की लड़ाई बन गई है। सो आप लोगों के ऊपर से वो बोझ हट गया है। सो नाउ यू कैन गो ऑन विद लाइफ एज रूटीन में। कि दोस्तों से कहा है आपकी पार्टी ने
कि अगर PMLN का वज़ीर आज़म होगा इलेक्शन के बाद कोalition गवर्नमेंट के अंदर, तो फिर फाइनेंस मिनिस्टर हमारा होगा। और मेरी इत्तला के मुताबिक शायद जो सिंध के चीफ मिनिस्टर हैं सैयद मुराद अली शाह, उनको ये इंदिया भी दिया गया है कि आप ज़रा नेशनल असम्बली के इलेक्शन की तैयारी करें कमिंग इलेक्शंस के अंदर। इसमें कितनी हकीकत है? शुक्रिया मालिक साहब। पहली बात तो वाकई मतलब हर चीज़ हर बंदे के इल्म में तो नहीं होती। मैं ना दुबई मीटिंग का हिस्सा था, ना उसके बाद जरदारी साहब से कोई बात हुई है, सो फर्स्ट हैंड नॉलेज तो मेरे पास भी नहीं है। सुनी सुनाई बातें हैं, और सुनी सुनाई बातों पे आप तो तबसरा कर सकते हैं, आप आज़ाद हैं। एक जमाती जो ज़ाब्ता है उसके अंदर रहते हुए मुझे इस बात का इख्तियार नहीं है। लेकिन एक जनरल बात है मलिक साहब, वहाँ लीडरशिप जब बातें करते हैं तो वो आज के हालात पे बातें करें, आने वाले इलेक्शंस में बातें हुई होंगी और आइंदा के लिए भी कोऑपरेशन की बात हुई होगी। इसमें भी कोई मजायके वाली बात नहीं है, ये अंदाजे की बात है, आप भी अंदाजा लगा रहे हैं, कॉमन सेंस है। अब ये कि इसकी बहुत माइक्रो डिटेल में कि अच्छा जी वज़ीर आज़म आपका आया तो फलां वजारत हमारी होगी। नॉर्मली ये होता है कि जो भी वज़ीर आज़म बनता है, लीड पार्टी जो होती है, लीडर के फैसले उन्होंने करने होते हैं, लीड पार्टी वो है। इंफॉर्मेशन का ये 2-3 वजारतें कम अज़ कम ऐसी होती हैं जिनको लॉजिकली उनके साथ होना चाहिए। मुराद अली शाह साहब का बड़ा आला एक्सपीरियंस है सिंध के बतौर चीफ मिनिस्टर का भी और फाइनेंस मिनिस्टर का भी। मेरी जमात को अगर जमात उनको यहाँ लाना चाहती है तो हो सकता है ऐसा हो, मेरे इल्म में नहीं है। लेकिन एक बात जो ज़्यादा अहम है, इन सारी बातों से ज़्यादा अहम है, वो ये है कि जिस जमात के पास अक्सरियत होगी और वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में होगी, सबका हमारे दरमियान आपस में ये तय ज़रूर है कि अब हमें रूल्स ऑफ द गेम के अंदर रहना है, हमें इख्तलाफ राय को इख्तलाफ राय रखना है। अब ये माजी की दुश्मनी वाला माहौल नहीं बनाना और एक दूसरे की टांगें खींचने का हक नहीं है। हाँ, इस स्ट्रगल में कोशिश कर लेना, आप उस कोशिश में अपने लिए मीन्स के अंदर रहते हुए, और जो भी गवर्नमेंट बन जाती है उसकी अगर मुखालफत करनी है तो या हमायत करनी है तो दोनों सूरतों में लाइंस ड्रा करके चलना है। बियॉन्ड द लाइंस जाके जिस तरह माजी में होता रहा वो मुल्क के नुकसान में था, वो नहीं होगा। ये हमारा लर्न लेसन है। जुबैर साहब, आपको इस बारे में कुछ पता है? और दूसरा ये बताएं, एक तो इतला ये है कि आप लोगों से अभी ऑलरेडी 5 सीटों की बात हो रही है कि यार इन 5 सीटों पे आप लोग अपने उम्मीदवार खड़े ना करें और इसमें आप एडजस्टमेंट कर लें। उसमें यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की सीट है, राजा परवेज़ अशरफ साहब की, अपने कमर ज़बान कायरा साहब की, नदीम अफसल चंद की और मखदूम अहमद महमूद की। इस बारे में कुछ इत्तला है? आप लोग तो बिल्कुल ही फारिग करके बैठ गए हैं PTI को। यार आप लोगों ने तो सोच लिया कि बस सब डन एंड डस्टेड और अब हमने जो फैसले करने हैं हम ही कर रहे हैं। ये हकीकत है इन बातों में? एक तो मैं कायरा साहब की बात को आगे लेके जाता हूँ। वो जो इन्होंने कहा ना कि जो रूल्स ऑफ द गेम है जिसमें टांगे नहीं खींचनी, मेरा ख्याल है वो जो 2006 में जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था साइन, उसका जो प्रिंसिपल और उसकी जो स्पिरिट थी उसके मुताबिक 2008 से हुकूमत जो थी पीपल्स पार्टी की थी, हम 2 महीने के लिए थे, फिर ऑपोजिशन में आ गए थे, बट हम ऑपोजिशन में भी थे और कोऑपरेट भी करते थे। 18th अमेंडमेंट हुई, 7th NFC अवार्ड हुआ, 19th अमेंडमेंट हुई, 20th अमेंडमेंट हुई। तो वो जो स्पिरिट थी ना, मेरा ख्याल है वो पाकिस्तान के लिए बेहतरीन वक्त था until इमरान खान बाज्ड इन और वो सारा तहस नहस करती है उस स्पिरिट को, और जो ऑपोजिशन और हुकूमत के दरमियान जिस वो स्पिरिट, बहुत से लोगों का ख्याल ये है, एक्सक्यूज मी फॉर यूजिंग द वर्ड, लेकिन बहुत से लोगों का ख्याल है कि पीपल्स पार्टी और PMLN का तो आपस में एक जिस तरह पोलिटिकल इंसेंचुअस रिलेशनशिप एक बन गई हुई थी, और अगर इमरान खान बार्जिन ना करते तो आप लोग तो बस बारियां लगा के बैठे हुए थे, कभी एक कभी दो। तो अगर थोड़ा सा रियलिटी चेक भी आपको थर्ड पार्टी मतलब देखो ना, नहीं बट पॉलिटिकली कैसे ये बारियां लगा सकते हैं? ये तो पीपल्स पार्टी PTI वालों की लाइन थी कि जी बारियां हैं, कभी एक आता है फिर दूसरा आता है, उससे क्या ताल्लुक है? आज भी अगर हम ये कहें कि पीपल्स पार्टी अपनी पूरी कोशिश करेगी, PMLN भी कोशिश करेगी कि लीड पार्टी हो इलेक्शंस में, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। व्हाई वुड पीपल्स पार्टी नॉट वांट टू बी द लीडिंग पार्टी और व्हाई वुड PMLN नॉट वांट टू बी द लीडिंग पार्टी? फिर यही 2010 फिर आप
फिर आप खुल के इलेक्शन क्यों नहीं लड़ते उनके साथ? फिर आप उनके बंदे तोड़वा क्यों रहे हैं? सबके ज़मीर जाग क्यों रहे हैं? आज परवेज खटक साहब को भी बड़ी चीज़ें, पीटीआई के परवेज खटक साहब को भी बड़ी चीज़ें आज याद आ गई। सबको हर 2-2 दिन के बाद चीज़ें याद आती हैं और ज़मीर जाग रहा है। फिर अपनी लड़ाई खुद लड़े। तो फिर आप लोग इंस्टीट्यूशन के पीछे क्यों खड़े हुए? नहीं, एक पीटीआई वाले तो अपने ऊपर खुद कुल्हाड़ी मारने के लिए तैयार हो गए हैं। कोई जाके परवेज खटक को या दूसरे लोगों को तो नहीं कोई कह रहा कि आप ये करें और आप ये करें, लेकिन May 9 का इवेंट इतना बड़ा है कि उसको ऑन करने के लिए कोई तैयार ही नहीं हो सकता, कोई भी नहीं तैयार हो सकता। अच्छा, अगर मियां साहब डिस्क्वालीफाई हो तो किसी ने करवाया है। अगर पीटीआई के लोग अपने ताइब हो जाए और अपनी पार्टी छोड़ना शुरू कर दें तो वो अपने तय कर रहे हैं। कमाल लॉजिक है यार, इतनी ज्यादती तो ना करें ना जुबैर साहब। माने कि फिर आपको फिर माने कि मियां साहब को जिसने किया वो फिर ये भी हो रहा है। डोंट से कि एक जगह वॉलंटियर हो रहा है। अगर तो मियां साहब 9 मई करके तो उनके साथ ये हुआ तो फिर तो वाकई किसी ने, फिर तो रिजेम्बलेंस होगी। यहाँ सूरत बहुत मुख्तलिफ है। 9 मई से पहले की सूरत इमरान के लिए ये नहीं थी और ये इमरान ने ऑप्ट किया। ये उनका अपनी चॉइस है, ये हमारी कंपल्शन नहीं है, ये किसी ने उन पर थोपा नहीं है। बैन होनी चाहिए पीटीआई। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल, जमातों को बैन करने का कोई फायदा नहीं होता। हमारी जमात बैन हुई थी तो क्या हम इलेक्शन से बाहर हो गए थे? ये ख्वाब है। इस तरह की बातों का कोई तसव्वुर नहीं है मालिक। लेकिन दूसरी बात यह है कि इमरान खान ने पूरा 8 महीने एक एक्सरसाइज की, अपने लोगों से हलफ लिए जलसों में, मीटिंगों में, सब जगहों पे कि आप खड़े हो जाओगे। किसके खिलाफ खड़े होना था? अभी तक केस क्यों नहीं हुआ? अभी तक हम देख रहे हैं हम डिसमेंटलिंग नहीं, लेट्स हैव अ ऑनेस्ट डिस्कशन। हम देख रहे हैं कि एक पॉलिटिकल एडिफिस था पीटीआई का, उसकी डिसमेंटलिंग हो रही है। लेकिन अगर 9 मई ही असल चीज है तो फिर अब तक केस क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं ट्रायल की बात शुरू हुई? क्यों नहीं अभी तक एफआईआर तो नहीं कटी? देखिए मसला एफआईआर तो कटी हुई है। नहीं वो दूसरी है, आपको पता नहीं कि स्पेसिफिकली जो है स्पेसिफिकली एफआईआर का इशू इस तरह नहीं होगा। देखिए मुझे नहीं पता, उसमें हो सकता है किसी का कसूर है किसी का नहीं है, तो ये तो नहीं है ना कि किसी को फोकस करके अपने एफआईआर काटनी है। एफआईआर कटी, उस पर लोग पकड़े गए, इन्वेस्टिगेशन होगी, उसके पीछे कोई मास्टरमाइंड है नहीं करके करना है। आप लोगों ने करारदाद पेश की पार्लियामान के अंदर जिसके अंदर लिखा हुआ कि एक पार्टी और उसके चेयरमैन, इसके खिलाफ पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। फोकस क्या पार्लियामान की करारदादों से जब डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें भी स्पेसिफिकली फोकस। सवाल यह है कि क्या एफआईआर पार्लियामान की करारदादों से होनी है या डीजी आईएसपीआर की प्रेस स्टेटमेंट से? एक्शन की बात हो रही है, एक्शन मांग रहे हैं। मैं वही गुजारिश करता हूँ, जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ उस इंसिडेंट की एफआईआर हुई है, उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। उसकी इन्वेस्टिगेशन के तहत जो लोग पकड़े जाएंगे आखिर इसके डंडे तो मिलाए जाएंगे ना, कि कहीं बैक से कोई पीछे कोई तनाबे खींच रहा था कि नहीं। अगर खींच रहा था तो कौन था, नहीं था तो फिर आइसोलेटेड इंसिडेंट होगा। दूसरी गुजारिश यह है कि हम कब कह रहे हैं, हम तो पाबंदी के हक वाले नहीं हैं, बट सवाल ये है भाई, आज इमरान खान साहब को अगर फर्ज करें उनके ऊपर केस नहीं बना या क्या हो रहा है, आप ये भी एक मीडिया के अंदर सवाल शुरू हो गया, इतने महीने हो गए किसी के खिलाफ कोई सबूत तो नहीं आया। कितने महीनों से इमरान खान साहब ने अदालतों में पेश होने से एतराज़ किया है, यानी नैब बुलाता है और वो नैब आज उन्होंने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ भी कर दिया कि मुझे एतबार नहीं होगा। नहीं, वो उनको नहीं होगा, उनको सारे जग पे नहीं है, इमरान को सिवाय अपनी ज़ात के किसी पे एतबार नहीं रहेगा। लेकिन सवाल ये है कि आज सिंपल सवाल आपसे मेरा है, या आपके ज़रिए मेरा सवाल है, खान साहब अगर किसी अदालत उनको बुलाती है, नैब बुलाती है, फर्ज करें वहाँ इन्वेस्टिगेशन हो रही है, सच्ची है झूठी है बाद में उसका छोड़ दें, हक़ाइक़ क्या है। एक इदारे ने बुलाया वो नहीं जाते, दूसरी दफ़ा बुलाया नहीं जाते, तीसरी दफ़ा बुलाया नहीं जाते। अब क्योंकि हमारे दौर में कानून में अमेंडमेंट कर दी गई कि जब तक किसी के खिलाफ इंक्वायरी नहीं होगी, इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पे आप उसको गिरफ्तार नहीं करेंगे, और इंक्वायरी नहीं होती, इंक्वायरी लेवल तब आएगा कि इंक्वायरी के अंदर आप उसको गिरफ्तार कर सकते हैं। अब इस कानून का सहारा लेके खान साहब नहीं पेश हो रहे हैं। और अगर एक छोटा सा, अगर उनको 2, 4, 5 दफ़ा किसी अदालत से आ जाता है या किसी फोरम से, वो जाके हाई कोर्ट से स्टे ले लेते हैं, इसीलिए उनको ब्लैंकेट स्टे मिल जाते हैं। साहब इसलिए चाहते हैं कि आप कि आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल हो कि अगर मिलिट्री कोर्ट बुलाएगी तो फिर उनके पास ऑप्शन नहीं होगा ना जाने का। बिल्कुल, ये मेरे चॉइस नहीं है, ये वज़ीर आज़म की चॉइस नहीं है, ये मोहम्मद मालिक की चॉइस नहीं है। मुल्क के अंदर इस वक्त प्रिवेलिंग लॉज है, क्रिमिनल लॉ है, एंटी टेररिस्ट लॉ है, आर्मी लॉ है, आर्मी एक्ट है। मुल्क के अंदर एक इंसिडेंट हुआ है,
उसमें एलिजिडली मुख्तलिफ जराइम हुए हैं। जिस कानून के तहत, अगर कोई क्रिमिनल लॉ के तहत आता है तो उस लॉ के तहत ट्रीट होगा, अगर कोई एंटी टेररिस्ट लॉ के तहत आता है तो उसके तहत ट्रीट होगा, और अगर कोई मिलिट्री लॉ के तहत आता है तो ट्रीट होगा, और पाकिस्तान की अदालतें उसको करेंगी। ये हुकूमत वक्त का फैसला नहीं है, ये अफवाज पाकिस्तान का फैसला नहीं है, और अदालतों ने फैसला करना है। अब सवाल ये है, करना क्या चाहिए? इंसाफ होना चाहिए, इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। अगर किसी का ट्रायल पाकिस्तान के एग्जिस्टिंग लॉ के तहत, वो आर्मी एक्ट के जुमरे में आता है, अगर आता है आर्मी एक्ट के जुमरे में आता है, तो आर्मी एक्ट के तहत पहले सिविलियंस को वकील रखने की इजाजत नहीं थी। अब है, अब उनकी अपीलें भी 3 हैं। आर्मी चीफ के बाद एक हाई कोर्ट में अपील है, फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील है। तो आप मुझे बता दें कि इस वक्त पाकिस्तान में 3 लॉ हैं। अगर कोई ऐसा जुर्म जो आर्मी एक्ट के जुमरे में आता है, ये आप और मैं यहां बैठ के फैसला तो नहीं करेंगे ना, ये अदालत फैसला करेगी कि क्या ये आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल। अदालत जो कुछ फैसले कहती है वो लोग आप मानते नहीं। कौन सा? 14 मई का आप लोगों ने 14 मई का फैसला हमने अदालत को पहले कहा था, अदालत के अपने जजेस ने कहा था, अदालत को उनके वकीलों ने कहा था, पाकिस्तान के वकला की बार्स ने कहा था, फैसला मुतनाज़ा फैसला इसलिए हुआ कि उसी बेंच के जजेस ने कहा। फैसला मुतनाज़ा नहीं होता, हर फैसला मुतनाज़ा होता है, जो हारता है उसके लिए मुतनाज़ा होता है। देखिए ना, एक होता है फैसले के ऊपर इत्मीनान, एक है उस फैसले के अंदर बैठने वाले जजेस कहें, उस फैसले के अंदर खड़े होने वाले बार काउंसिल। जुबैर साहब मुझे एक चीज बताएं, कंपैरिजन ये ड्रा नहीं हो रहा, ठीक है, उसमें दैट इज अ सेपरेट डिबेट। जुबैर साहब ये बताएं, एक तासुर बड़ा स्ट्रांग है तारुख खिलाफा में कि ये अगर इलेक्शन होने हैं, ये तभी होंगे अगर चेयरमैन पीटीआई को डिस्क्वालीफाई उसके कहते हैं इज नॉट इनफ, कि उनको पाबंदे सिलासिल होंगे तो इलेक्शन होंगे, ताकि वह ना वो रोज़ का अपना कोई सोशल मीडिया पे पैगाम निकाल सकें एड्रेस टू द नेशन, ना वो कोई डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकें अपने लोगों के साथ, और वो इलेक्शन के अंदर वो मोबिलाइज ना कर सकें लोगों को। क्या आने वाले इलेक्शन खान की गिरफ्तारी से जुड़े हुए? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये पॉलिटिकल एनालिसिस, बल्कि सजा, गिरफ्तारी भी नहीं, सजा से जुड़े हुए। नहीं, मैंने कहा ये तो पॉलिटिकल एनालिसिस का हिस्सा हो सकता है कि जी इमरान खान साहब जेल के अंदर बंद हों, डिस्क्वालीफाई हों, क्या सूरत हाल हो जब इलेक्शंस होने चाहिए, लेकिन इसका लीगल मैटर से या इलेक्शन के टाइम से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। आज तो वो डिस्क्वालीफाई भी नहीं है और ना गिरफ्तार हैं, तो क्या वो इस वक्त हैं कंपीट? आप खुद नहीं उनको बीच में लेके आ रहे एज अ मेजर प्लेयर इन द इलेक्टोरल प्रोसेस, आप खुद नहीं लेके आ रहे। कोई भी टॉक शो होस्ट या न्यूट्रल एनालिस्ट जो है वो पीटीआई का तो डिस्कशन ही नहीं करता ना कि पीटीआई के क्या चांस है। आज भी आपने जो सवालात किए उसमें पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन को मेजर पॉलिटिकल पार्टीज के तौर पर आप प्रेजेंट कर रहे हैं एज बैटलिंग आउट फॉर दी इलेक्शन। आपने कितनी मासूम बात की है ना, कितनी मासूम बात की है कि जिस पार्टी के चेयरमैन पे हर वक्त आपकी क़यादत बात करती है और सारे बात करते हैं, और उसके पर अगर हम बात करने में कुछ कयूद हैं तो देन आई थिंक दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स। नहीं, मालिक मैं वो नहीं कह रहा कि वो उस हद तक तो बिल्कुल एनालिसिस हो सकती है, हर एक की अपनी राय हो सकती है कि पीएमएलएन के लिए या पीपीपी के लिए या पाकिस्तान के लिए क्या बेहतर होगा कि इमरान खान अंदर बंद हों, डिस्क्वालीफाई हों। बट मैं सिर्फ ये कह रहा हूं उसका इलेक्शन की डेट का तयन करने के लिए कोई ताल्लुक नहीं है। इलेक्शन अभी तो लॉ भी बन चुका है कि जी इलेक्शन कमीशन का काम है, इलेक्शन कमीशन जब भी वो डिटर्मिन करेगी, अगर अगस्त 13 या 14 जब भी असेंबली डिसॉल्व होगी आफ्टर 5 इयर्स, तो फिर अक्टूबर की कोई डेट होगी, और अगर अगस्त 14 या 13 से पहले अगर डिसॉल्व कर देती है हुकूमत, जो उसका राइट है, तो फिर नवंबर में होगी। ये है 2 डेट्स और कोई तीसरी डेट नहीं है। जुबैर साहब एक छोटी सी मैं आपसे एक बात कर लूं सर, ये थीसिस जो खड़ा कर रहे हैं आप कि कहा जा रहा है, पहली बात तो यह है कि विस्परिंग के ऊपर बात क्या की जाए, वो हमारी डिबेट्स का हिस्सा नहीं होती, मैं गुजारिश करता हूं, और फिर बाद मैं उसके ऊपर 6 माह पहले उसकी लॉजिक भी बताता हूं, उसकी लॉजिक भी पूछ लेता हूं, आपसे पूछ लेता हूं। अर्ज यह है कि ये गवर्नमेंट हमारी जो असम्बलियों की मुद्दत है ये ख़त्म होनी है 14 तारीख को या 12 तारीख को, ठीक है। हमारी जमात ने बशमूल वज़ीर आज़म साहब ने ये बात कह दी है कि जिस दिन असम्बलियों की मुद्दत ख़त्म होगी हम चले जाएंगे, केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाएगी। केयर टेकर गवर्नमेंट जो है उसके बाद उसने 60 या 90 डेज में इलेक्शन कराना है, हाँ डिपेंडिंग। अब कोई
35 दिन 36 दिन रह गए हैं या 40 दिन मैक्सिमम रह गए हैं। आज अगर 4 तारीख है, 14 को भी जाए तो 40 दिन रहते हैं। क्या 40 दिन के अंदर कोई इन्वेस्टिगेशन करके ट्रायल होके खान साहब कन्विक्ट हो सकते हैं? 90 दिन के अंदर तो हो सकते हैं। नहीं, मेरी गुजारिश सुने ना, 40 दिन के बाद प्रोसेस शुरू हो जाना है। 90 दिन में हो गए, अच्छा ट्रायल कोर्ट से हो गए, उसके बाद हाई कोर्ट बैठी नहीं है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। लेकिन वे ग्राउंड मालिक ये नहीं, ग्राउंड रियलिटी अपनी जगह देखे ना, फिर विक्टिम का अपना एक होता है। सवाल ये है कि अगर उनको फर्ज करें, आपका थीसिस मैंने सुन लिया, मान लिया, ट्रायल कोर्ट में सजा होगी 90 दिन में, 90 दिन से पहले प्रोसेस शुरू हो गया, उनके नॉमिनेशन हो चुके होंगे। सिर्फ मियरली कन्विक्शन फ्रॉम ए ट्रायल कोर्ट, उनके नॉमिनेशन तो नहीं रहेंगे, हाई कोर्ट में जाके बहाल हो जाएंगे, सजा सस्पेंड हो जाएगी, फिर क्या होगा? तो ये जो थीसिस है, पहले इसको खड़ा करने से पहले आप ये देखिए कि क्या लॉजिकली ये हो सकता है। फिर क्या आपके ख्याल में इतनी जल्दी तारीखें लगेंगी, इतनी जल्दी? मेरा सवाल ये है, सुनी जाएगी ये ना, ये जो सवाल है, आप जो थीसिस हम अभी भी देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का रवैया देख लें, जो इसी केस में आप रवैया देख लें। जब 9 मेंबर बेंच शुरू हुआ, वो 7 मेंबर बना, 7 से 6 मेंबर बना, 6 से शायद 5 हो जाएगा, जो यही अफरीदी साहब आप जरा गौर करें। तो हमें लग रहा है कि वो भी पहले ये बल्कि बदकिस्मती नहीं है कि जो भी बेंच बनता है, हम तो कह रहे हैं कि ये बेंच इस तरह नहीं बनने चाहिए, यही हमारा एतराज था ना। बिल्कुल, इसमें मैं बेंच वाले मामले में बिल्कुल आपसे एग्री करता हूं। और एक नहीं, अब कई बेंच टूट के छोटे होते जा रहे हैं और श्रिंक होते जा रहे हैं। यही सवाल है, ऐसी अदालत से जो फैसला आएगा जिसके ऊपर उनके अपने जजेस का एतबार ना होगा, फिर लोगों को, जिसके खिलाफ फैसला होगा, उसको तो तकलीफ होगी, उसको बोलने का मौका मिलेगा। हमारा आज भी सवाल सिंपल ये है कि भाई जो अदालत का काम है उससे करने दें। इमरान खान के खिलाफ बिल्कुल एक पूरी एक्शन हुआ उसकी जमात के, इसलिए कि उन्होंने जो कुछ किया है आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। 9 मई को तो कोई भी नहीं कर सकता, उसके बाद उसका एक एक्शन होना है, कोई जस्टिफाई। हमारा सवाल यह है कि वो एक्शन हुआ। आज देखिए, आज मैं छोटी शाहादतें अब हुई हैं 24 घंटे, छोटी सी मैं कर सकता हूं। मेजर हैज बीन मार्टर्ड, 6 जवान मारे गए, छोटी सी रोज होती हैं शाहादतें। मालिक छोटी सी आज अगर गौर करें, आप मोहम्मद मालिक को तो मैं जानता हूं ना, मोहम्मद मालिक तो पाकिस्तान के बड़े बारसूख साफियों में है, जिसकी दूर तक हर जमात के अंदर लोगों में दोस्तियां हैं। आप अपने दिल पे हाथ रख के कह सकते हो कि परवेज खट्टक वाज हैप्पी विद इमरान खान? बहुत सारे और लोग देवर हैप्पी विद इमरान खान। यार ऐसे ना करो, तो लोग तो खुद ही तंग बैठे थे, अब ऊपर से इमरान खान ने वो हरकत कर दी। पहले ही लोग कह रहे थे कि भाई ये लड़ाई इतनी ना ले जाओ, इतनी ना बढ़ा पाकी दामा की हकायत, इसको इतना ना बढ़ाओ, तो ना बढ़ा दो। जुबैर साहब की पार्टी में बड़े बड़े लोग दुखी हैं, वो और बात है, वो जुबैर साहब जाने और मैं उनके तो प्राइम मिनिस्टर अपने फाइनेंस मिनिस्टर से दुखी ना करें। लेकिन लोग जो छोड़ के गए, छोड़ के बातों से बात निकलती है ना कर साहब, बातों से बात निकलती है। अब साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, वो खुद दुखी है अपने फाइनेंस मिनिस्टर से, लेकिन वो कुछ नहीं कह सकते। लेकिन हम क्या पब्लिकली कहें, कोई फाइनेंस जुबैर साहब वेरी हैप्पी, आज उन्होंने इतनी बातों से बात। अच्छा एक चीज तो बताएं, और मुझे इसमें थोड़ा सा टाइम दे दें। हाँ नहीं जरूर, लेकिन एक चीज बताएं तो सही यार, वो बाकी तो ठीक हो गया, आप लोग बैठे में दुबई में चीजें तय कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के साथ, इंटरिम गवर्नमेंट में कौन होगा इंटरिम प्राइम मिनिस्टर समझ आता है, नाम अभी कोई कंफर्म नहीं कर रहा। लेकिन यार ये बातें तो आपको राजा रियाज साहब से नहीं करनी चाहिए, लीडर ऑफ अपोजिशन तो वो हैं, उनको कोई लिफ्ट ही नहीं करा रहा, उनसे कोई पूछ ही नहीं रहा, खुद ही बैठ के आप और जरदारी साहब खुद ही तय कर रहे हैं। तो राजा रियाज साहब को आप लोगों ने हल्का ले लिया यार। अच्छा, मैं 2 चीज़ें, एक तो वो जो आपने कहा ना वज़ीर आज़म नाराज़ है अपने फाइनेंस मिनिस्टर से, पता नहीं किसने आपको ये इतला दी है, बिल्कुल नाराज़ नहीं है। ये एक डिफ़िकल्ट चीज़ थी और प्राइम मिनिस्टर प्लेड अ लीडिंग रोल। ही हैड टू, नहीं मैं आपको रीजन बता देता हूँ, पहले आपने सुन ले ना, पहले आपने मिफ्ता को फारिग किया, वो जी डॉलर की कीमत उस पर जा रही है, वो जी पेट्रोल बढ़ा रही, कौन सा स्टेप था जो डिफरेंट था? डार साहब ने वही सारी पॉलिसी की जो मिफ्ता ने की, बल्कि 6 माह सितंबर से लेके फेब तक ख़त्म किए। फिर आके 3 चीज़ों पे ऑफेंड किया, IMF को इन्होंने कहा आई डैम केयर, फिर IMF इल्ज़ाम लगाया मेरे जौहरी मंसूबे पे हमें कॉम्प्रोमाइज़ करने को कहा, न्यूक्लियर मिसाइल पे। फिर आपने कह दिया कि जी जियो पॉलिटिक्स पे सारा ड्रामा हो रहा है, और IMF कहता था टेक्निकल बातों के टेक्निकल जवाब दें, डील हो जाएगी। तो हो गई ना, कौन से आपने क्या मिसाइल दे दिए उनको? क्या जियो पॉलिटिक्स में कोई चेंज आ गई है?
सिंपली आपके प्राइम मिनिस्टर को जाके उनके सामने 3 दफा मिन्नतें करनी पड़ी एमडी के आगे, उसके बाद भी अगर प्राइम मिनिस्टर खुश हैं अपने फाइनेंस मिनिस्टर से तो बड़े वली आदमी हैं यार। ऑल माय हैट्स ऑफ टू मालिक गिव मी टाइम टू आंसर, प्लीज गिव मी टाइम टू आंसर। पहली बात तो ये है कि ये कॉम्प्लीमेंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्टर इसी तरह से कि जी एक कहता है कि जी हार्डलाइन स्टांस लें। अच्छा, गुड कॉप बैड कॉप एक्ट था, कोई गुड कॉप बैड कॉप एक्ट था, हमें पता ही नहीं लगा यार। कमाल किया आप लोगों ने, कमाल किया। प्राइम मिनिस्टर का ये काम नहीं है कि वो लीड करें नेगोशिएशंस को, प्राइम मिनिस्टर का ये काम नहीं है। लेकिन जाहिर सी बात है अगर पाकिस्तान की जरूरत थी और वो फाइनलाइज नहीं हो रहा था तो प्राइम मिनिस्टर के पास ये अपॉर्चुनिटी थी और वो इंटरवेंशन करने से कामयाबी भी। अच्छा एक सेकंड, खैरा साहब ये आप लोगों को पता था अगर ये कि डार साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब मिलके ये खेल रहे हैं और इकोनॉमी टैंक कर रही है? गुजारिश आप लोग भी कोई मिलके नहीं खेल रहा है। नहीं, मुश्किल सूरत हाल से इकोनॉमी गुजर रही थी, बिफ्ता ने अच्छी अपनी जगह पे काम किया, कोशिश की। ये जो भी टीम खेलती है मालिक, ये टीम के कैप्टन का या टीम के जो पीछे सेलेक्टर होता है ये उसका हक होता है ना कि टीम तो ओन गोल्स ही कर रही थी। नहीं, मैच में ओन गोल हो रहे थे। ऐसे ना करो ना मुझे थोड़ा सा। देखो गुजारिश यह है, डार साहब ने क्वेश्चन की, प्राइम मिनिस्टर एज ए लीड, वो तो लीडर होता है ना, वो सब मुख्तलिफ को उसने असाइनमेंट्स दिए हैं और जहां वो समझता है कि यहां मुझे इंटरवीन करना चाहिए तो प्राइम मिनिस्टर का लेवल ऑफ कोर्स फाइनेंस मिनिस्टर हो या कोई और वजीर उससे बहुत बड़ा होता है, तो वहां इंटरवीन करके वो चीज़ों को सॉफ्ट कर लेता है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि अभी आप ये कह रहे थे ना कि आप आपस में बैठ के मुशावरतें करके फाइनल कर रहे हो सारा कुछ। मेरा आपसे सवाल है, आपके पास भी हेर से है ना, आपके पास कंफर्म खबर नहीं है। राजा रियाज से ही बात होगी जब उसका वक्त आएगा केयरटेकर गवर्नमेंट के लिए। लेकिन एक ये भी बताएं, राजा रियाज साहब कौन सी जमात में है? वो तो अपोजिशन के लीडर है। अपोजिशन के लीडर है, जमात कौन सी में है? नहीं, आईपीपी में। अभी ले लेते हैं ना, अभी आगे है ना, मैंने लाइन पे लिया उनको ये पूछने के लिए। राजा रियाज साहब हमारे साथ हैं, लीडर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम मालिक साहब। कमर भाई अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। ये मालिक साहब शरारतें कर रहे हैं। कोई शरारत नहीं। राजा साहब मुझे ये चीज बताएं, दुबई में सारे फैसले हो रहे हैं, हमने तो जो आखिरी बार अखबार पढ़ा था लीडर ऑफ द अपोजिशन आप थे, आपके साथ फैसला होना चाहिए बैठ के कि कौन होगा इंटरिम प्राइम मिनिस्टर, कौन क्या नहीं होगा, तो वो आपसे तो कोई बात ही नहीं कर रहा। मालिक साहब आखिर इंशाल्लाह इन्हीं पुलों के नीचे से पानी गुजरना है, दस्तखत मेरे ही होने हैं। इसलिए आप फिक्र ना हो, जो कुछ होगा मुशावरत से होगा इंशाल्लाह, ऐसे ही है और मिलजुल के होगा। नहीं तो आप इन दोनों के कहने पे दस्तखत करेंगे कि किसी तीसरे के कहने पे दस्तखत कर देंगे? नहीं, मैं मियां शहबाज शरीफ साहब के साथ मुशावरत करूंगा, उनसे डिस्कस करूंगा, 1-2 मीटिंग होंगी, कोई नाम मैं दूंगा, कोई वो नाम देंगे, उसके बाद जिस पे हम मुतफिक होंगे उस पे दस्तखत करेंगे। अगर ना मुतफिक हुए तो फिर आपको पता है कि वो इलेक्शन कमीशन के पास चला जाएगा। और राजा साहब अपने दोस्तों से भी नहीं, तो आप तरीन साहब से नहीं मुशावरत करेंगे? तरीन साहब मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन मैं उनकी जमात में नहीं हूँ। मैं इस वक्त तक आप जानते हैं कि हमने इमरान खान के साथ मालिक साहब उस वक्त तक इख्तिलाफ किया जब इमरान खान सब कुछ एक पेज पे था, उसका तोती बोलता था पाकिस्तान में और वजीर आजम पाकिस्तान था। हमने डट के उसकी मुखालफत की और उसे वजीर आजम की कुर्सी से उतारा। ये तो क्रेडिट कम अज कम हमें दें। और अब इंशाल्लाह अपोजिशन का रोल भरपूर अदा करेंगे। वक्त आने दे, आप खुद देखेंगे कि हम अपना जो हमारा फर्ज है उसको अदा करें। अच्छा एक भी चीज बता दें सिर्फ राय साहब, ये जब सारा IMF की बातें चल रही थी, सब कुछ हो रहा था, कभी आपसे डार साहब ने या किसी ने ब्रीफ किया आप लोगों को एज लीडर ऑफ द अपोजिशन कि यार ये बातचीत चल रही है IMF के साथ, ये मसले मसाइल हैं, तो जरा आप लोग भी हमें सपोर्ट करें? अपोजिशन तो टेक्निकली आप ही है ना, कभी बात हुई है आप लोगों से? जी दिल के अथरा के साथ साथ दस रहा। हाँ जी, डार साहब से एक दिन मेरी मीटिंग हुई थी, कोई आधा घंटा। उन्होंने तमाम चीजें वज़ीर आज़म साहब के कहने पे मुकम्मल तौर पे मेरे साथ डिस्कस की थी और हम इसी नतीजे पे पहुंचे थे कि इसके लिए कोशिश जारी रखें। हमारी तरफ से भरपूर तावन आपके साथ इस इशू पे, क्योंकि ये पाकिस्तान का इशू है, किसी जमात का नहीं, किसी अनफरादी आदमी का इशू नहीं, ये पाकिस्तान का मसला था। तो उस पर हमने कहा था कि हम मुकम्मल तौर पे आपके साथ है। अच्छा आखिरी सवाल आपसे, अभी तक वजीर आजम ने या किसी ने
कोई इशारतन भी बात की है कि कब तोड़ने का इरादा है, असेंबली वगैरह के वक्त से पहले के वक्त पे जाएगी? मेरी जो लास्ट मीटिंग हुई थी प्राइम मिनिस्टर से, तो उन्होंने कहा था कि हमारी भरपूर कोशिश है कि असेंबली जब वक्त हो, मुकर्ररा वक्त पे अपना टेन्योर मुकम्मल करे तो हम इलेक्शन में चलेंगे। ये मेरी उनसे बात हुई। चले राय साहब, बहुत शुक्रिया। आपको पता है ना मालिक साहब कि ये जो इस वक्त IMF से हमारा मुआहदा हुआ है, ये तो एक शॉर्ट टर्म 9 महीने का एक अरेंजमेंट है, लेकिन जो 9th रिव्यू है या 10th रिव्यू है उसके ऊपर तो अपनी पैरेलल अपनी मुज़ाकरात चल रहे हैं। उसकी कामयाबी की सूरत में कल बोर्ड से कोई फैसला होता है तो उसकी कामयाबी की सूरत में जो एक पहली ट्रांच हमें रिलीज हो सकती है वो इससे हो जाएगी। ये तो एक स्टैंड बाई अरेंजमेंट है, बाकी ओरिजिनल तो चल रहा है। सो अल्लाह करेगा वो आएगा तो उससे ज़्यादा बेहतरी के आसार होंगे इंशाअल्लाह। अच्छा ये बताएं जुबैर साहब, अब जो आपकी पार्टी के अंदर है, एक सवाल बड़ा वो चल रहा था कि जी तमाम जो पावर्स हैं टू डू थिंग्स एंड डिसाइड, वो सारी मरीम नवाज साहिबा को मिल गई हैं। और आज एक खबर भी चल रही थी कि उन्होंने सजेस्ट भी किया है कि पार्टी की जो सेटअप है इसको 3 हिस्सों में कर दें पंजाब में एंड एवरीथिंग। तो अब क्या हमजा बिल्कुल फारिग हो गए हैं फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पार्टी इन पंजाब एंड एल्सवेयर? नहीं, ही इज़ वेरी मच इन्वॉल्व, और उनकी इन्वॉल्व होना ज़रूरी भी है। और इसलिए कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का जहाँ तक ताल्लुक है, मेरा ख्याल है उनसे ज़्यादा किसी को एक्सपीरियंस नहीं है। 2002 से लेके वो हर इलेक्टोरल जब भी बैटल था तो उसमें पंजाब में वो सबसे फ्रंट पर खेल रहे थे। 2008 का इलेक्शन हो, 2013 का इलेक्शन हो, या बीच में जितने भी ज़िमनी इंतखाबात आए हैं उसमें, कैंटोनल बोर्ड के इंतखाबात जो आए थे उसमें, तो हमजा शहबाज के पास जो समझ है इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स की, वो मेरा ख्याल है उसको तो पार्टी इग्नोर कर ही नहीं सकती। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि कैंपेन कौन लीड करेगा पूरे पाकिस्तान में, तो चीफ ऑर्गेनाइजर जो हैं वो मरीम नवाज हैं, और वो क्राउड को पुल करने के हवाले से भी शी इज़ वेरी वेल नोन एंड रिकग्नाइज्ड एंड एक्सेप्टेड कि जी जो दम उनमें है, और मेरा ख्याल है मियां नवाज शरीफ ही कर सकते हैं उस किस्म की कैंपेन। और इस वक्त ज़ाहिर है मरीम नवाज हैं, और 13-14 तारीख तक तो वैसे भी हुकूमत चल रही है, तो इस दौरान हम बैठे तो नहीं रह सकते। सो मरीम नवाज हैज़ बीन गिवन द टास्क कि वो जो हमने नेशनल कैंपेन करनी है उसका आगाज। अच्छा, एक सेंसिटिव क्वेश्चन है, एक्सेप्टेड बाय एवरीवन। एक सेंसिटिव क्वेश्चन है, ध्यान से जवाब दीजिएगा। ये नो आपका वो स्पोक्स पर्सन वाला स्टेटस भी खत्म हो जाए, जवाब पे सोच समझ के दीजिएगा। मेरी इतला ये है कि जो चीज़ें बट रही हैं या तय पा रही हैं, इसमें एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि अगर अगली कोalition गवर्नमेंट बनती है आप लोगों की, जो नज़र आ रहा है कि ये कोalition गवर्नमेंट बनेगी, और अगर वज़ारत उज़्मा PMLN के पास जाती है, तो फिर ये कहा जा रहा है कि फिर चीफ मिनिस्टरशिप पंजाब की हाउस ऑफ शरीफ के पास नहीं होनी चाहिए। हाउस ऑफ शरीफ या चीफ मिनिस्ट्री रखे या प्राइम मिनिस्टरशिप रखे, दोनों नहीं रखेगा। क्या ऐसी कोई बात है? बिल्कुल मुझे इस किस्म की कोई डिस्कशन की कोई इतला नहीं है, और मैंने कोई र्यूमर्स भी नहीं सुने किसी से कि ये डिस्कशन हो रही है कि जी पोस्ट इलेक्शन क्या होगा। क्योंकि मैं एक चीज़ जो कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि तमाम फैसले जो हैं, और सब समझते हैं कि ये मियां नवाज शरीफ ने फैसले करने, और मेरा ख्याल है सब उसको एक्सेप्ट करेंगे। ख्याल क्या है, मुझे बिल्कुल 100% यकीन है कि तमाम लोग एक्सेप्ट करेंगे। ये हमेशा से एक जाहिर सी बात है, उसमें ओपिनियन तो ज़रूर हो सकता है जो आप बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई डिस्कशन इस वक्त तक ऑन ग्राउंड नहीं है। चलो मैं ब्रेक लेता हूँ। ब्रेक के लिए बार बार कहा जा रहा है, उसके बाद एक बहुत सेंसिटिव सवाल भी है। आप भी कोशिश करें ब्रेक में, अगर आपकी जुबैर साहब किसी से बात हो और अगर लेटेस्ट उस पर अपडेट मिल जाए तो वील बी ग्रेटफुल। लेट्स हैव अ ब्रेक। वेलकम बैक टू द शो। अच्छा कह रहा साहब, एक ये बताइए, पंजाब में जो चौधरी शुजात साहब 2 दफ़ा मिले हैं जाके परवेज़ इलाही साहब से, और वो कहते हैं कि जब तक परवेज़ इलाही साहब डजंट मेक अप हिज माइंड या प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे तो कुछ होगा नहीं। कितना इम्पोर्टेंट है अगर परवेज़ इलाही वापस आ जाते हैं क्यू लीग में, क्या इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या होगा?
वापस आ जाने की सूरत पे क्यू लीग में जान पड़ेगी, यकीनन उनको सब स्ट्रेंथ मिलेगी, लेकिन उनके अंदर भी बहुत सारी लड़ाई है। मूनस वापस आएगा नहीं आएगा, क्या करेगा। और चौई साहबान के अपने जो चौई परवेज़ इलाही साहब का जो रवैया रहा है, क्या वो सबको लिए एक्सेप्टेबल हो सकता है कि नहीं। एक तो फैमिली है ना, तो दूसरा ये बाकी तो यूनिटी का नुकसान तो होता है ना, यूनिटी टूटे, और अगर आपस में भाई इकट्ठे हो जाते हैं तो उसका फ़ायदा होता है। पीटीआई को कितना नुकसान होगा किससे? अगर परवेज़ इलाही वापस आ जाए? मेरा ख्याल है कोई बड़ा नुकसान, कोई बड़ा नुकसान चाहिए। परवेज़ इलाही उनके लिए बड़ी स्ट्रेंथ भी नहीं है। अच्छा, ये जो हवा चली हुई है कि आप लोग बड़ा पीपल्स पार्टी जी बड़ी गेम कर रही है, हम प्राइम मिनिस्टर, अगला प्राइम मिनिस्टर हमारा होगा, कोई कह रहे जी शायद जरदारी साहब खुद वज़ीर आज़म बन जाएं, कोई कह रहे जी शायद वैसे बात होगी। आप कैसे, पंजाब में कम से कम आपको 20-25 सीटें लेनी होगी जस्ट टू बी अ कंटेंडर, तो वो आपके पास है? मालिक, चीज़ें बहुत तेज़ी से ना ओपिनियन बदलते हैं। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, काफ लीग, पीटीआई, सबकी हुकूमतें लोगों ने देख ली है। अब लोगों के पास फेयर जजमेंट है। जो जरदारी साहब के सबसे बड़े मुखालिफ थे ना, जो पीपल्स पार्टी के बहुत बड़े मुखालिफ थे, आज वो भी ये बात मानने पे मजबूर है कि हालात के तहत बेहतरीन फैसले करने वाला, या जो वो कहते हैं ना चीज़ें जब फंस जाती हैं उससे निकालने के लिए अगर किसी में आर्ट है तो जरदारी साहब में, ये तो उनके मुखालिफ भी कहते हैं। सो ये लोग अब समझने, लोगों को भी इस बात की समझ आई है। तो हमारा ये ख्याल है कि इंशाल्लाह अब देखिए इलेक्शन का माहौल शुरू होता है तो यू विल सी बड़ी वाज़ेह तब्दीली देखेंगे। लेकिन एक और भी बात है, आप कह रहे हैं कि ये ख्वाहिश से ज़्यादा सीरियस बात है। ये सीरियस होगी इंशाल्लाह, बिल्कुल, आप यू विल सी इट। दूसरी बात यह है कि पीपल्स पार्टी के साथ कितनी जातियाँ हुई, 79 ऑनवर्ड हमारे साथ क्या नहीं हुआ मालिक। यानी 2002 में हम मेजॉरिटी पार्टी थे, हमसे बंदे तोड़ के पेट्रियट बना दिए गए। यार क्या खौफनाक नाम रख दिया गया, मुहब्बे वतन वो बन गए। वो मुहब्बे वतन थे तो हम तो गद्दारे वतन थे ना, जो अपनी जमात में बैठे रहे। पेट्रियट इस तक काम ला रहे थे। मेरी गुजारिश मेरी गुजारिश ये है कि वोट बनाए गए, उसके बाद इमरान खान की गवर्नमेंट आई, पार्टी बनी, उसको स्ट्रेंथ मिली, फिर हमारे ही लोग तोड़े गए ना, हमारी जमात से लोग तोड़ के लाए गए। तो पीपल्स पार्टी का कारकुन एक तवील अरसे से मार खा रहा है और उसका ये ख्वाब नहीं है कि मेरा चेयरमैन, छोटा सा जुमला, क्या उसका ये ख्वाब दुरुस्त नहीं है कि मेरा चेयरमैन, जिस नौजवान लड़के ने, नौजवान आदमी ने वजीर खारजा बन के अपनी पोजीशन असर्ट किया और साबित किया है कि मुझे में हर पोजीशन पे खड़ा होने की अहलियत है। ये लोग कहते थे ना ये इनहेरिटेंस है, ये देखो जी इतने सीनियर लोग पीछे खड़े होते हैं। दैट यंग मैन हैज़ प्रूव्ड दैट ही हैज़ एबिलिटी। वो फॉरेन मिनिस्टर के तौर पे कोई एक गलती मुझे बता दे पाकिस्तान में से कि उन्होंने किसी फोरम पे पाकिस्तान को डिफेंड करते हुए कमजोरी। आप लोग तो ये बहस कर रहे हैं कि इलेक्शन के बाद शहबाज साहब दोबारा वजीर आजम बनेंगे या मियाँ साहब आके दोबारा वजीर आजम बनेंगे। पीपल्स पार्टी वाले तो कह रहे हैं भैया हम सीरियस बात कर रहे हैं। क्यों नहीं भाई, हम आगे आएंगे तो इलेक्शन होगा जिसकी मेजॉरिटी, हम आएंगे, मेजॉरिटी भी आएगी और आएंगे। चूंकि कायरा साहब ने जाहिर सी बात है पिच किया है पीपल्स पार्टी, उनका हक भी बनता है, उनको जाहिर है ख्वाहिश भी होगी, और एज अ पॉलिटिकल पार्टी मैंने तो पहले भी कहा था जाहिर है दे वुड लाइक टू बी द लीड पार्टी। लेकिन मेरा ख्याल है एक जहां पीपल्स पार्टी कैपिटलाइज, एक पीपल्स पार्टी जहां सोच रही थी कि कैपिटलाइज करेंगे वो इकोनॉमी थी, और वो सारा का सारा जो गन था वो हमारे जिम्मे था, चाहे वो महंगाई का हो, चाहे वो किसी और चीज़ का हो, हालात, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस ना हो, या जो भी चीज़ हो। आई थिंक वो बिल्कुल ही चेंज हो गया सिचुएशन आज ही के हालात अगर आप देखें, और आई थिंक आप भी एग्री करेंगे मालिक, तो आप इकोनॉमी तो आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने बड़ी अक्लमंदी से, बड़े सियानेपन से अपने आप को इकोनॉमी वाले इशू से, डिसीजन मेकिंग से अलहदा रखा और वो सारा मलबा आप पे डलने दिया। अब आपके ख्याल में वो जरा मलबा हट रहा है, ब्लेम करते थे। हाँ, तो अब आपका ख्याल है इसलिए अब बेनिफिशियरी भी आप ही होंगे। मैं कंप्लीट कर लूं, बिल्कुल। देखिए ना, ये था कि महंगाई हमारी, आज जो नंबर्स आए हैं सीपीआई इन्फ्लेशन के, बड़ा काफी कम हुआ है कंपेयर टू लास्ट ईयर, और आगे आइंदा आने वाले महीनों में ऐसे ही लग रहा है कि मजीद कमी आएगी महंगाई में। तो अगर जिम्मेदारी भी हमारी बनती थी, गालियां भी हमें पड़ रही थी, तो बेनिफिट भी हमें होगा।
ये एक वीकनेस आप कह सकते थे ना कि जी मुस्लिम वो कह रहे हैं आपकी चालाकी फारिग हो गई। ये हमारी चालाकी है ही नहीं। वो कह रहे हैं आपने आराम से मेशर से हाथ रखा हुआ था, इनको गालियां पड़ रही थी। मालिक का व्यू है, हमारा ऐसा कोई नहीं था। हम किसी को दाल लगा के नहीं बैठे थे एक दूसरे को। हम एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के बर्डन शेयर कर रहे थे और इस मुल्क को चलाना। वो कहते हैं फाइनेंशियल नहीं किया आपने शेयर। हमने फाइनेंशियल किया इसलिए कि जब टीम उनकी फैसले कर रही है तो नेचुरली ये कसर आएगा। बट अगर मुल्क के अंदर हालात खराब हुए होंगे या महंगाई होगी या मुश्किल, तो पीपल्स पार्टी भी उसी का हिस्सा है। आप इनके 100% इकोनॉमिक फैसलों को सपोर्ट करते हैं? देखिए हमारी कई जगहों पे इख्तलाफ, हमारी जमात के अंदर इख्तलाफ नहीं होता। हमारी जमात की अपनी अंदर, इनकी बात छोड़े, अपनी जमात छोड़े, इनकी बात मैं गुजारिश करता हूँ, हर जमात के अंदर होता है। इत्तेहाद के अंदर जो मुख्तलिफ जमातें होती हैं उनके अंदर होता है, लेकिन वो इख्तलाफ राय है, बेहतरी के लिए है। वहां से जो पॉलिसी निकलती है अल्टीमेटली सारी जमातें उसको सपोर्ट करती है। डिस्कशन में तो वैसा वो कह रहे हैं यार हम आपके साथ बोझ उठा रहे थे, आप क्यों कह रहे हैं कि अकेले आपको सारा बोझ उठाना पड़ा? नहीं, मैं जनरल परसेप्शन जो आ रहा था ना, जिसकी वजह से हमें, ये तो मालिक कह रहा है। असल में मसला ये है कि मालिक कह रहा है, हम दोनों नहीं कह रहे। आप दोनों की हम नहीं कह रहे, आप दोनों की तो सर 500 आप लोगों ने एक दूसरे को क्यों? कायरा साहब ने देखिए बात सुने, आपकी सियासत और लड़ाई कोई तीसरा लड़ रहा है, आप तो आपस में बैठ के बांट रहे हैं, आपने एक दूसरे को क्यों कुछ कह रहे हैं? तेरा की दिल करता है। मेरा एक स्टेटमेंट सुन लेना, मेरे एक स्टेटमेंट सुन लें मालिक, फिर हमें भी उसका क्रेडिट लेने दें फॉरेन मिनिस्टर की परफॉर्मेंस का। यस ऑफ कोर्स, क्यों नहीं जी। ये इत्तेहाद है। चले सर, मेरा वक्त खत्म हो गया, वरना क्रेडिबिलिटी है। ये जो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की अंजुमन सताइश भामी थी, इसकी हम मीटिंग में थोड़ी सी और बातें सुनते, लेकिन ये तो आने वाले दिनों में पता लगेगा ये कितना प्यार है, कितना मोहब्बत है। मेरा ख्याल है कि ये अभी जब पावर शेयरिंग फार्मूला, पावर बड़ी खौफनाक चीज़ है नाजरीन, और इसमें जब अभी शेयरिंग की जो आजकल बातें हो रही हैं, ये वो गोर्बाचोव ने एक बारी के बारे में किसी ने कहा कि इट्स गॉट अ ब्यूटीफुल स्माइल बट इट्स गॉट टीथ ऑफ आयरन। यहाँ भी सर स्माइल सबके चेहरे पे, लेकिन दांत सबके बड़े लोहे के हैं। लेट्स सी हु चूज हु। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।